गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज का हमारा विषय है ग्लोब। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताइए, आप में से कितने लोग ग्लोब के बारे में कुछ जानते हैं, या ग्लोब क्या होता है? एनी आइडिया? ग्लोब देखें आप लोग, कैसा होता है? गोल होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ना। तो क्या वह स्टाइल है? नहीं। तो ग्लोब को थोड़ा क्यों झुकाया गया है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए हम लोग ग्लोब को 23.5 डिग्री तक झुका देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ग्लोब है क्या? तो ग्लोब जो है एक पृथ्वी का मॉडल है। अगर हम आपसे बोलेंगे कि अच्छा बताओ तो पृथ्वी कैसी है देखने में, हम लोग तो पृथ्वी पर हैं, लेकिन क्या आप में से कोई देख के बता सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है? दूर दूर तक देखिएगा तो कैसा लगेगा? लगेगा सपाट। तो इसीलिए पृथ्वी को समझने के लिए उसका एक 3D मॉडल विकसित किया गया है, जो कि पृथ्वी का जो वास्तविक स्वरूप है उसका एक मॉडल है, और उस मॉडल को बोलते हैं हम लोग ग्लोब। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हमने एक ग्लोब का व्यवस्था किया है। देखिए यह ग्लोब है, ये जो है थोड़ी सी झुकी हुई है। झुकी है ना? क्यों झुकी है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, और चूंकि ये पृथ्वी का टोटल वर्णन करता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है। इसीलिए देखते हैं कि हम लोग भी ग्लोब को घुमा सकते हैं, हम लोग भी ग्लोब को घुमा सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर एक मोटी सी लाइन है, तो ये पृथ्वी का एक मॉडल है। ये क्या है? गोला है। ये क्या है? गोला। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह एक गोला है। ठीक है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब का गोला का आधा यानी आधा गोला को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्धगोलार्ध। और चूंकि मानचित्र पर इधर होता है पूरब, इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? नीचे क्या होता है? तो अब बताइए कि अगर जो है इस ग्लोब को हम बीचों बीच एक मध्य भाग में बांट दें, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोहराइए, क्या कहते हैं? भू मतलब भूमि, पृथ्वी, और मध्य मतलब बीच। चूंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इज इट क्लियर? भूमध्य रेखा का दूसरा नाम एक और है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब है कि भूमध्य रेखा के समांतर, मैथ में समांतर रेखा पढ़े होंगे। भूमध्य रेखा के समांतर जो भी रेखा खींची गई है, सबको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अक्षांश रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो नीचे भी अक्षांश रेखा है ना, नीचे भी अक्षांश रेखा है। ये सारा क्या हो गया? अक्षांश रेखा। अब है, अच्छा ये जो था बीच में भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? और यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? तो हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। तो ऊपर में 90 रेखा और नीचे में 90 रेखा, तो 90 90 90 90 और एक लाइन ये 181। इसीलिए अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी हो गई? अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी हो गई? अब क्या होता है, कभी कभी ना ये रेखा खींचते खींचते जब ध्रुव तक आते हैं, तो ये लाइन नहीं होकर एक बिंदु हो जाता है। लाइन नहीं होकर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हुआ। इसीलिए हम ये बिंदु तो रेखा नहीं होता है ना, इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं, ये दो बिंदु को माइनस कर देते हैं। यानी 181 में -2 कर देते हैं, तो 179। तो कहीं कहीं आप ये भी बोल सकते हैं कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 179।
समझ में आ गया? फिर से बताइए, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, 3D मॉडल है। पृथ्वी को समझने के लिए हम लोग ग्लोब का सहारा लेते हैं। दूसरा हमने क्या बोला? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है ना, इसीलिए हम लोग इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और नाम बताए थे, विषुवत रेखा। एक और नाम बताए थे, क्या? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और अब आता है अक्षांश, हो गया देशांतर। तो ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तर भाग हुआ ना, तो इसीलिए यह कहलाता है उत्तरी ध्रुव और यह कहलाता है। तो ध्रुवों को मिलाने वाली यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर है ना। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? कोई? अच्छा, मैथ में बताइए कि एक वृत्त का टोटल एंगल कितना होता है? 360। इसीलिए ये भी तो एक वृत्त है ना, गोला। तो इसीलिए देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखा की कुल संख्या, देशांतर रेखा की कुल संख्या, देशांतर रेखा की 360। भूमध्य रेखा क्या है? बहुत अच्छा। अब देखिए, यहाँ पर एक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री पर। यह तो उत्तरी गोलार्ध हुआ, अरे गोला का आधा गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। फिर से बताइए, कर्क रेखा किसको बोलेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची जाने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची जाने वाली रेखा को, वेरी गुड, क्या कहते हैं? फिर से अब एक बार रिकॉल कर लें। भूमध्य रेखा क्या होगा? कितना डिग्री? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, मकर रेखा कितना डिग्री? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया। अब यह है कि कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यानी उत्तर साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस, जहां कि हमारा जो है सूर्य का जो किरण है वो लंबवत चमकेगा। कैसे चमकेगा? यानी यहां तक सूर्य की किरण लंबवत चमकेगा और इसके आगे कभी भी सीधी किरण नहीं रहेगी। सूर्य की किरण हमेशा क्या होगी? तिरछी। तो लंबवत कहां तक रहेगा? 23.5 डिग्री और यहाँ पर 23.5 डिग्री। यानी ये 23.5 से ये 23.5 डिग्री के बीच में सूर्य की किरण लंबवत चमक सकती है। 21 जून को यह होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो कर्क रेखा क्या है कि वह भूमध्य रेखा से अधिकतम दूरी जहां की सूर्य की किरण लंबवत चमक सकती है, लंबवत आ सकती है उसको। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को? उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरण जो लंबवत चमकेगी वो होगा मकर रेखा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या, देशांतर रेखा की कुल संख्या, ठीक है। फिर से ग्लोब क्या है? एक 3D मॉडल है जिसके सहारे हम पृथ्वी को समझ सकते हैं। अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? अक्षांश और देशांतर की सहायता से हम किसी भी जगह की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होता है तो हम जाके बता सकते हैं कि वो स्थिति कहाँ है। तुम लोग देखते होगे ना, लोकेशन ट्रैक ऑन करते होगे ना। तो अक्षांश और देशांतर क्यों महत्वपूर्ण है? अक्षांश और देशांतर के सहायता से, ध्यान से सुनना, अक्षांश और देशांतर की सहायता से हम पृथ्वी पर कहीं भी किसी जगह का एग्जैक्ट स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यह अक्षांश और देशांतर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना समझ में आ गया? फिर से एक बार रिकॉल कर लें। भूमध्य रेखा कितना डिग्री? जोर से बोला, भूमध्य रेखा कितना डिग्री? कर्क रेखा कितना डिग्री? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? मकर रेखा कितना डिग्री? दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश और देशांत, अक्षांश रेखा की कुल संख्या, अक्षांश रेखा की कुल संख्या, देशांतर रेखा की कुल संख्या। और अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के सहायता से हम लोग किसी जगह को वास्तविक रूप से जान सकते हैं कि पृथ्वी पर यह अमुक स्थान कहाँ पर है। अब यह कैसे काम करता है फिर अगले क्लास में देखो कैसा बना। तुम लोग घुमाया नहीं?